हेलो चैम्प्स। तो आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर है सीए फाउंडेशन में और ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू पे रियली गुड अटेंशन टू इट। अच्छा, इन्वेंट्री वर्ड तो आपने सुना होगा 11th-12th में। आपको जो नॉलेज है पहले मैं वो बताऊं कि आपको क्या क्या पता होगा। इन्वेंट्री का आप मतलब समझते होंगे स्टॉक, ठीक है। फिर 11th में आप जो वो प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें प्रूडेंस के प्रिंसिपल के अंडर आपने पढ़ा होगा दैट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, हम बात करेंगे इस बारे में। फिर आपने 11th में ही पढ़ा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं, राइट। फिर आप 12th में पढ़ते थे कि अच्छा, जो कंपनीज की बैलेंस शीट होती है उसमें इन्वेंट्रीज का एक अलग से हेड होता है करंट एसेट्स के अंडर, और उसमें कुछ आइटम्स हम शो करते हैं। और 12th में ही आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। सो अभी तक जो आपकी नॉलेज है वो ठीक है, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट वो काफ़ी लिमिटेड है। अब हम उसको और एक्सपैंड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब हम इन्वेंट्रीज की वैल्यू निकालेंगे। 11th-12th में तो आपको वैल्यू दी होती थी इन्वेंट्रीज की क्लोजिंग स्टॉक की, जैसे आप बस उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देते थे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते थे, राइट। वैल्यू दी होती थी। बट अब हम अकाउंटेंट बन के इन्वेंट्रीज की वैल्यू खुद से निकालेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो इन्वेंट्री का मतलब जो समझते हैं स्टॉक, अभी हम इसको थोड़ा और पॉलिश करेंगे। तो इन्वेंट्रीज होते हैं एसेट्स, ठीक है। कौन से एसेट्स होते हैं आप बताइए? करंट एसेट्स होते हैं, राइट। दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, सपोज मेरा पेन बना के बेचने का बिजनेस है और मैंने ये पेन्स बना के रख लिए हैं, अब मैंने इनको सेल करना है। So these are assets held for sale in the ordinary course of business, right? ये मेरा मेन काम है, ये मेरा मेन काम है कि मैं पेन्स बना के बेचती हूँ। तो inventories are assets held for sale in the ordinary course of business। तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हूँ, एक ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकती हूँ। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं खुद ये पूरा पेन बनाती हूँ और ये पेन्स मैंने बना के रख लिए हैं। सो दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ तो मैं कहीं से पेन्स खरीदती हूँ और बस आगे बेच देती हूँ, यही मेरा काम है। तब भी दीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दोनों केस में ये मेरी इन्वेंट्री है। आगे देखते हैं। और फॉर कंजम्पशन, और फॉर कंजम्पशन, जैसे ये पेन बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, रबर चाहिए। सो ये मेरे सारे ऐसी चीज़ें हैं विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। पेन बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें इसमें लगाई हैं मैंने, दैट इज़ रॉ मटीरियल, वो भी मेरी इन्वेंट्री है, राइट। सो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और दे आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे केक बनाने के लिए आपको शुगर चाहिए, बटर चाहिए, मैदा चाहिए, राइट। सो वो क्या है? दोज आर एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन। उस केक को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो भी इन्वेंट्री है, राइट। सो इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल, मोस्ट डेफिनेटली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो फैक्ट्री में आपका सामान बन रहा है, अभी वो पार्शली कंप्लीटेड है, पूरी तरह से बन के तैयार नहीं है, एट द ईयर एंड हम उसको बोल रहे हैं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी ये काम इस पे चल रहा है। और फिनिश गुड्स जो बना के तैयार है वो तो आपकी इन्वेंट्री है ही, राइट। अब एक बात और सुनेंगे, हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेंट्री होती है। मान लीजिए आप फ्लैट्स बना के बेचते हैं, राइट, लेट्स से डीएलएफ वो फ्लैट्स बना के बेचती है, तो उसके जो फ्लैट्स उसके पास पड़े हैं, दोज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, तो वो फ्लैट्स उसके लिए इन्वेंट्री के जैसे हैं।
बट लेट्स से जो उस फ्लैट को खरीद रहा है, जिसका रोज का काम नहीं है वो खरीदना, तो उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट होगा. सो इन्वेंट्री आपके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटर्मिन होती है. ओके, सो रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आते हैं, फिनिश्ड गुड्स आते हैं. आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा. जनरल पर्पस टूल्स, जनरल पर्पस टूल्स यानी जैसे फैक्ट्री में कई सारे टूल्स पड़े होते हैं जो जनरली यूज करते हो आप. स्क्रू ड्राइवर, नट्स, बोल्ट्स, ऑयल, ग्रीस, मशीन्स की ऑयलिंग के लिए, ग्रीसिंग के लिए, ये जनरल पर्पस के लिए टूल्स यूज होते हैं. तो ये भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं. ध्यान दीजिएगा, कुछ जनरल पर्पस टूल्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस टूल्स होते हैं. अब जैसे एक एयरक्राफ्ट है, अब वो तो आपके नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलने वाला ना, उसके लिए तो कुछ स्पेशल टूल्स होते होंगे जो उस पर्टिकुलर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के लिए यूज हो रहे हैं. आपके नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से वो एयरक्राफ्ट नहीं खुलेगा, राइट. सो जो स्पेसिफिक पर्पस टूल्स होते हैं, जो स्पेशल उस एसेट के लिए यूज हो रहे हैं, वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होते हैं. स्पेसिफिक पर्पस टूल्स जिसमें स्पेयर पार्ट्स भी आ जाते हैं, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स भी आ जाती हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स भी आ जाती हैं, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एसेट, फिक्स्ड एसेट के लिए यूज होते हैं, उसे हम इन्वेंट्री नहीं मानते, उसे हम फिक्स्ड एसेट ही मानते हैं और AS 10 में उसकी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, जो आप बाद में पढ़ेंगे, राइट. सो फिर से बता दूं, आपकी इन्वेंट्री क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसमें रॉ मटेरियल आ जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स आ जाते हैं, और जनरल पर्पस टूल्स जो आप जनरली ऑलमोस्ट हर पर्पस के लिए यूज करते हो फैक्ट्री में, वो भी आ जाते हैं. बट अगर स्पेसिफिक पर्पस टूल्स हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स, कुछ टूल्स आप सोफिस्टिकेटेड फिक्स्ड एसेट को के लिए यूज कर रहे हो, तो वो आपके फिक्स्ड एसेट्स ही माने जाते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट माने नहीं जाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो आज की क्लास में हम कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे. जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वर्ड तो आपने बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे हो, बचपन से मतलब 11th क्लास से सुनते ही आ रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 12th में इसका आप नाम पढ़ते थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट. तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूंगी. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट. इसके बारे में बात करते हैं. तो पहले इस वर्ड की, इस फ्रेज की हम इसको ब्रेक करके देखते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट, जो गुड्स आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट. अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है, दिस इज माय ओपनिंग इन्वेंट्री. साल के शुरू में मेरे पास ये स्टॉक पड़ा था, अब मैं इस पे इससे सामान बनाना चाहती हूँ, अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, राइट. अब देखिए, इसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ परचेजेस की और इसमें जोड़ दी. मैंने कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा और इसमें जोड़ दिया. ये क्या थी? ओपनिंग इन्वेंट्री. और मैंने क्या जोड़ा इसमें? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह. अब परचेजेस करते वक्त मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किए, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं, आपको पता है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूअल, पावर, राइट. मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किए इस प्रोडक्ट को फाइनल रूप देने के लिए. अब ये मेरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया सपोज, ठीक है. अब लेट्स से इसमें से ये एक पार्ट है, मान लो ये कई सारे इसमें पार्ट्स हैं, इसमें से ये एक पार्ट सेल नहीं हुआ, ये सेल नहीं हुआ, तो इसको साइड कर दो. अब ये जो है ये मेरा सेल होने वाला है, ये सेल हो गया. तो देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. क्या था इसमें? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ा हुआ था, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री,
और ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये उस गुड्स की वैल्यू है जो आपने बेचे हैं, उस गुड्स की कॉस्ट है जो आपने बेचे हैं, राइट। सो ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी। ओके चैम्प्स, तो अब एक दिन में तो मैं आपको सारा चैप्टर नहीं करवा सकती ऑफ कोर्स, एंड आई नो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे। अब हम और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हैं। अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो आप गुडविल चैप्टर में भी एक छोटे से पॉइंट में पढ़ते थे। अब देखते हैं वो क्या है। सपोज आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू हो गया है, उसकी वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा दी है, तो अब हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी आपसे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी, जैसे आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हो, राइट। क्लोजिंग स्टॉक अगर ये ओवर वैल्यूड है, यानी इसकी वैल्यू किसी भी कारण से ज़्यादा दिख रही है, तो देखो ये इनकम साइड आ रहा है, तो अगर इनकम ज़्यादा दिख रही है तो आप बताइए प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रॉफिट्स भी तो ज़्यादा दिखेंगे, प्रॉफिट्स भी तो ओवर वैल्यू हो जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं इसको लिखती हूँ। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट और कॉस्ट ऑपोजिट चीजें हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम, राइट। सो इस वजह से जो आपकी कॉस्ट है, COGS है, वो कम हो जाएगी। ओके, अब ये छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। आई रिपीट दिस, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड है, तो आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा दिखेंगे और आपकी कॉस्ट कम दिखेगी, क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट आपस में एक तरह से ऑपोजिट वे में रिलेटेड है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यू कम दिख रही है, तो अब आप बताइए इनकम साइड पे कुछ कम है तो प्रॉफिट्स भी कम दिखेंगे। इनकम साइड पे कुछ कम है तो प्रॉफिट्स भी कम दिखेंगे, राइट। इसको लिख लेते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिस वजह से आपके प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, राइट, और आपकी कॉस्ट ज्यादा दिखेगी, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। प्रॉफिट्स कम तो कॉस्ट ज्यादा। आई थिंक इसे समझना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम एक कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा तो प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम तो प्रॉफिट की वैल्यू कम, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और प्रॉफिट की वैल्यू आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रट नहीं सकते, रटना नहीं है। अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, अगर हम क्रैम करेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, आपको ये समझना ही पड़ेगा, राइट। तो मैंने एक लाइन बोली कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू और प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और बात हम बोल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो कॉस्ट की वैल्यू कम, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम तो कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा। अगेन यू कैन नॉट एंड यू मस्ट नॉट क्रैम दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम यही बात ओपनिंग स्टॉक से भी लिंक करके देखें, क्योंकि आपको पता है एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, राइट। ये अगेन ट्रेडिंग अकाउंट है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो जाहिर सी बात है कि ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि वो वही बनता है, राइट। सो लिखते हैं, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आपको पता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, डेबिट साइड यानी खर्चा साइड, एक्सपेंस साइड।
तो अगर खर्चा साइड कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट कम दिखेंगे। यहाँ पे ये क्यों आपसे करवा रहे हैं, बिकॉज वो आपको बताना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई ना तो प्रॉफिट्स की वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी, कॉस्ट की वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको ठीक से वैल्यू करना। वो आपको इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट अफेक्ट सो मेनी अदर कॉम्पोनेंट्स, राइट। सो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ज़्यादा दिख रही है तो आपके प्रॉफिट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। और आपको पता है कि प्रॉफिट और कॉस्ट ऑपोजिट वे से रिलेटेड है, तो अगर प्रॉफिट कम तो कॉस्ट ज़्यादा, प्रॉफिट्स कम तो कॉस्ट ज़्यादा, राइट। और एक और देख लेते हैं कि अगर अगेन जैसे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम होगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। देखिए ये खर्चा साइड है, एक्सपेंस साइड है, एक्सपेंस साइड कुछ कम हो रहा है, खर्चा कुछ कम हो रहा है, तो प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे। सो प्रॉफिट्स यहाँ पे आपके ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। और प्रॉफिट्स और कॉस्ट कैसे रिलेटेड है? ऑपोजिट तरीके से। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा तो कॉस्ट कम, राइट। इस लेक्चर के बाद आप खुद को ये चीजें समझाएंगे या किसी फ्रेंड को ये चीजें समझाएंगे। आपको पता है ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिटेन समथिंग। अगर आप किसी को पढ़ाते हैं, चाहे आप खुद को भी पढ़ाते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है ना उससे, वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। नाउ आई डोंट नो, आई वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ टीचिंग और मे बी आई डेवलप्ड दिस इन कॉलेज एंड स्कूल। आई वाज नोन, आई वाज फेमस टू टीच माई फ्रेंड्स। तो मैं सब अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी कॉलेज के बाद, स्कूल ड्यूरिंग द स्कूल रिसेस। तो दैट रियली यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स गिव मी हैप्पीनेस, एंड सेकेंड वो मुझे खुद ही चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती थी जब मैं किसी और को समझाती थी कि वो मेरी पढ़ाई में भी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एज आई एम टेलिंग यू। तो आपको और कोई नहीं मिल रहा है तो खुद को ही समझाओ, तो देखना आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। समझाते समझाते कोई ऐसा पॉइंट आपके माइंड में निकलेगा कि अच्छा इसका क्या होगा, और फिर आप खुद ही उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। दिस इज अ वेरी वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई डिस्कवर्ड थ्रू आउट माई स्टडिंग डेज, रियली हेल्प्ड मी। तो आई एम टेलिंग यू कि आपको भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इस लेक्चर के बाद और कोई नहीं तो आप खुद को ही समझाने लग जाओ ये सारी चीज़ें। और ये बिल्कुल लॉजिकल है, कोई भी क्रैमिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल बनने वाले हैं, आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आप चीज़ों को रटेंगे, और अगर रटेंगे तो फिर तो भाई सोच लो दोबारा एक बार सीए करनी है या नहीं करनी है, राइट। सो एक बार कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा तो प्रॉफिट की कम, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम तो प्रॉफिट की ज़्यादा। और जो मैंने प्रॉफिट के लिए बोला उससे उल्टी बात आपकी कॉस्ट के लिए हो जाएगी, राइट। सो इसे आप रिवाइज करें। अब मैं आपको इंस्टीट्यूट के कुछ छोटे क्वेश्चंस दिखाऊंगी और धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये आप पढ़ तो लेते हैं बट इसका भी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होती ये बात, और इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं पता होता। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग क्लास। तो अब हम कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और आपने मेरा साथ देना, इनफैक्ट आपने ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो चैम्प्स, अब हम ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ICI.org पर जाकर स्टूडेंट टैब में जाकर
बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में फाउंडेशन कोर्स पे जाकर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाकर इन्वेंट्रीज चैप्टर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। सो देखते हैं, ये सॉल्व आपने करने हैं, मैं आपको बस थोड़ा गाइड करूँगी। The amount of purchase if cost of goods sold is this, opening inventory is this, closing inventory is this। आपको पता ही है, हमने अभी बात की थी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे एवरेज इन्वेंट्री 12,000 है। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 मोर है दैन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो x प्लस 3,000 है। अब आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, while finalizing the current year's profit, the company realized that there was an error in the valuation of closing inventory of the previous year. In the previous year, closing inventory was valued more by 50,000। तो कह रहे हैं कि पिछले साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, जो क्लोजिंग स्टॉक था, वो हमने ज़्यादा दिखा दिया है। तो अब आप बताइए, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखा दिया होगा ना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, राइट। और फिर क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है। अब अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है तो इस साल के प्रॉफिट्स की वैल्यू कम होगी। आई होप ये आपको समझ में आया है। आप इसे रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चन भी दोबारा करेंगे, तो इसमें मैंने आपकी हेल्प कर दी है। इसका आंसर है बी, कि पिछले साल के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और इस साल के प्रॉफिट्स कम होंगे। ओके चैम्प्स, अगला क्वेश्चन इज अ नाइस क्वेश्चन। देखते हैं। Consider the following for Q company for the year 15-16 cost of goods available for sale। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, cost of goods available for sale cost of goods sold नहीं होता है। cost of goods sold का मतलब होता है जो goods हमने बेचे हैं उसकी cost, और cost of goods available for sale का मतलब होता है कि जो goods हमारे पास available है बेचने के लिए उनकी cost। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितने गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए वो सारे आपने बेचे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जो गुड्स हमारे पास हैं बेचने के लिए, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स मैंने बेच दिए हैं उसका डिफरेंस होना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, मान लीजिए मेरे पास 60,000 के गुड्स हैं बेचने के लिए, जिसमें से कॉस्ट ही देखनी है। मैंने 40,000 के गुड्स बेच दिए, तो कितने के गुड्स रह गए? 20,000। तो ये आप याद रखें, ध्यान रखें। अगेन दिस इज वेरी लॉजिकल। ओके, सो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दी हुई है 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है गुड्स की, जीपी दिया हुआ है आपको 25% है सेल्स पर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहे हैं। तो आई टेल यू द प्रोसीजर, करना आपने खुद है। तो 25% जीपी है सेल्स के ऊपर, तो 80,000 का 25% निकाल लेंगे आप, जो कि बनेगा 20,000। अब 20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सीओजीएस कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो सेल्स अगर 80,000 है और जीपी अगर 20,000 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 है। तो आपके पास 1 लाख के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थे, जिसमें से आपने 60,000 के गुड्स बेच दिए हैं, तो आपके पास जो बचे हैं वो 40,000 बचे हैं। अब आप ये खुद करेंगे, मैंने आपको हिंट दी है, राइट। देन एवरेज इन्वेंट्री है 12,000, आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, सिंपल है ये। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 3,000 है। आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस देन इट इज डैश ऑफ सेल प्राइस। याद है आप 12th में एक शॉर्टकट यूज करते थे,
1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल, शॉर्टकट यूज करके हो जाएगा। तो 25% 1/4 होता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल, तो 1/5 ऑफ सेल यानी 20% ऑफ सेल प्राइस इसका आंसर है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आपको ये ट्राई करना चाहिए, मैं बस आपको हिंट दे रही हूँ। गुड्स परचेज्ड 1 लाख, सेल्स 90,000 है, मार्जिन है 20% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है। सो मार्जिन जो है ये प्रॉफिट है। देखिए जो शॉर्टकट है कि 1/5 ऑफ कॉस्ट इज 1/6 ऑफ सेल्स, छोटे क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी अप्लाई करना है तो दैट इज ओके। तो ये हो गया आपका 1/5 ऑफ कॉस्ट या 1/6 ऑफ सेल्स, यानी 1/6 सेल्स का प्रॉफिट है। तो 90,000 का 1/6 आ गया 15,000, वो हमारा जीपी है, प्रॉफिट है। अब 90,000 की सेल्स है, 15,000 का जीपी है, तो आपका जो COGS है वो 75,000 हो गया। अब COGS का जो फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो दिया नहीं हुआ तो फिर उसको छोड़ दो। COGS इज इक्वल टू क्या बचा, परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। COGS भी पता है, परचेजेस भी पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर लेंगे और वो निकलेगा 25,000। ऑलराइट, सो इन क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ हिंट्स दिए हैं, आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 1 फॉर योर चैप्टर कॉल्ड इन्वेंट्रीज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एंड वील कवर मेनी अदर टॉपिक्स। मेन टॉपिक जैसे मैं बता रही हूँ कि वैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्रीज की, जो मेन है इस चैप्टर में। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।